student, welcome in this new lecture series of Power System 1. Myself Dr. Brajesh Singh from Kite Group of Institution Ghaziabad. Here I am going to discuss the top of transmission line, and this is the part 2. So, friends, as in part 1 we have discussed about the mechanical design of transmission line, the structure of transmission line means mechanical design structure of any transmission line. Then what are the major component of any transmission line, means mechanical component like a tower, conductor, your insulators. Then we have talked about the means the sag calculation कि अगर हमारा कंडक्टर दो या फिर इक्वल हाइट पे हो, सो ड्यू बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर एक तरह का कैटेनरी कर्व फॉर्म करेगा एंड दिस कैटेनरी कर्व इज ड्यू बिकॉज ऑफ दैट अ सैग विल बी देयर. सो कंडक्टर का जो लोएस्ट पॉइंट होगा दो टावर के बीच में, उस लोएस्ट पॉइंट का हॉरिजॉन्टल से जो डिस्टेंस होगी अपर हॉरिजॉन्टल से वो क्या होगा, दैट विल बी नोन एज द सैग ऑफ द कंडक्टर. फिर सैग का हमने कैलकुलेशन दो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर के लिए देखा कि इफ़ द पोल्स आर माउंटेड एट द इक्वल हाइट एंड अनइक्वल हाइट. देयर आफ्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द थिंग्स कि अगर हमारा सैग कैलकुलेशन कंप्लीट होता है देन मीन्स हाउ इट विल बी अफेक्ट द टेंशन ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि ये हमारे लिए मैंडेटरी है या एक प्रैक्टिसिंग इंजीनियर के लिए जानना ज़रूरी है कि वेन एवर the conductor is mounted on a means tower, so how much tension will be applied on a tower due because of the sag nature of the conductor. Now in this lecture we will discuss about the effect of the ice and wind loading. मैंने last lecture में भी ये discussion हमने किया कि means the line supportive system having a sufficient strength to bear the not only the nominal weight condition और the nominal situation की में ही केवल आपका सपोर्टिव सिस्टम उस स्ट्रक्चर को हैंडल मीन्स कंडक्टर को बियर करे. इसके अलावा जो एब नॉर्मल कंडीशन है लाइक आइस लोडिंग ऑन अ कंडक्टर और जो विंड का प्रेशर है उसको भी हमें स्टडी करना होता है, बिकॉज इन नॉर्मल सिचुएशन इट इज़ हैपन. सो now in this part 2 we will discuss the all these things in a detailed manner. So whenever we are talking about the effect of a ice covering and the wind pressure on a conductor, हम किसी कंडक्टर के ऊपर आइस कवर होने का यानी हिली एरियाज में खासतौर से कोल्ड रीजन्स में ट्रांसमिशन कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, आइस का फॉर्मुलेशन होता है, मीन्स आइस से कवर होती है. So in that situation what happen, due because of that ice the overall conductor diameter will increase as well as the weight of the conductor will increase. Similarly heavy wind pressure की वजह से क्या होता है, कंडक्टर पे एक विंड प्रेशर अप्लाई होता है और उसकी वजह से कंडक्टर का सैग जो है वो वर्टिकली ना होकर के हॉरिजेंटली भी शिफ्ट होता है. सो ड्यू बिकॉज ऑफ दैट द सैग पॉइंट मीन्स वर्टिकल ड्यू बिकॉज ऑफ वेट, बट द हॉरिजेंटल ड्यू बिकॉज ऑफ विंड प्रेशर द सैग विल बी चेंज. सिमिलरली इसकी वजह से क्या होगा, विंड प्रेशर की वजह से भी एक तरह का वेट अप्लाई होता है हमारे कंडक्टर के ऊपर. सो हियर वी विल डिस्कस द ऑल दीज फैक्टर्स एंड हाउ वी कैन इवेलुएट द ओवरऑल सैग ऑफ द कंडक्टर विद दीज टू इफेक्ट्स. सो लेट अस कंसीडर of the following equation कि sag is what, that is d is equal to WL square for the full span, WL square upon 8T. So where W is the weight, L is the total span of the conductor, T is the tension on the conductor. So this holds goods only still air at normal temperature and condition. ये तभी इक्वेशन होल्ड करेगा जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होगा और साथ साथ क्या होगा, हमारी स्टिल एयर होगी, यानी स्टिल का एयर का प्रेशर नहीं है. एंड द वेट ऑफ द कंडक्टर इज एक्टेड अपॉन द एलोन, केवल वेट ऑफ कंडक्टर है, आइस का वेट हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं फॉर दिस इक्वेशन. नाउ इन एक्चुअल प्रैक्टिस लाइक इन अ केस ऑफ अ स्नोफॉल एंड द स्ट्रोम, जनरली स्नोफॉल और स्ट्रोम के टाइम में क्या होता है, the effective weight of the conductor is varying. The effective weight of the conductor will increase, and due to the weight of the snow and the wind pressure what happen, it increase the sag both vertically and horizontally. यानी एक केस है अगर आइस का लोडिंग होगा तो वर्टिकली सैग बढ़ेगा और अगर विंड का प्रेशर है तो सैग हमारा हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड.
So if d is the diameter of the conductor, अगर हम consider करें कि this is the d which is the diameter of the conductor and the t which is the thickness of the ice which is deposited on the conductor. हम एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं क्रॉस सेक्शन की जहाँ पर d हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज डायमीटर ऑफ द कंडक्टर और t क्या है जो उस पर आइस डिपॉजिट हुई है उसकी वजह से जो थिकनेस आपकी इंक्लूड हो रही है. सो नाउ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एंड d इज व्हाट द डिस्टेंस मीन्स टोटल डाया इंक्लूडिंग आइस. अगर हम आइस को इंक्लूड करते हुए ये करें, एक केस यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि द आइस डिपॉजिट हो रहा है, द डिपॉजिटेशन ऑफ द आइस ऑन द कंडक्टर इज यूनिफॉर्म. ठीक है, बट इन प्रैक्टिस इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, but here we are considering it. So d is equal to d plus 2t, no problem, we can easily write this equation. D is equal to capital D is equal to d plus t plus t, so 2t. So now by the equation this, therefore the if we are talking about the sectional area, ice is what, the ice will be sectional means with ice pi d square upon 4 minus pi d square upon 4, यानी केवल आइस का हम निकाल रहे हैं sectional area. So it can be known equal to the pi t d plus t which is represented by equation 8. If d and t are in meter, ये हमने इसको मीटर में रिप्रेजेंट, then equation 7 represents the volume of the ice in cubic meter per meter length of the conductor. So equation number 7 is what, the equation number 7 represents the volume of the conductor. अगर 1 मीटर की डिस्टेंस का ले, so here this is the total area diameter plus d plus 2t. तो on the basis of that हम ये लिख रहे हैं equation number 8. So now it represents the volume of the conductor and density of ice is in kilogram per meter cube. So the weight Wi, हम अगर it is not equation, it will be equation number 8, this equation, क्योंकि ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई बाय द 1 मीटर लेंथ, सो इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द टोटल आइस. सो इफ सपोज Wi इज रिप्रेजेंटिंग द वेट ऑफ द आइस पर मीटर लेंथ, so Wi can be represented as rho into pi t into d plus t from equation number 8, and you will and rho is equal to 915 kg per meter cube. So if you put here equation number 9, so you will get the total weight of the ice which is deposited on a conductor. So total per unit length of the conductor. Therefore the resultant weight क्या हो जाएगा, the resultant weight will be Wr is equal to Wc plus Wi. Wc is the weight of the conductor and Wi is the weight of the ice. So if you add both them, so this is will be a total weight of the conductor including ice effect. Now if the wind pressure is also appear on the conductor, at the same time ice के साथ साथ क्या wind pressure भी apply हो रहा है. The worst weather condition means when the snowfall is there and as well as a high wind velocity is there. So wind pressure on the conductor is assumed to be horizontal direction and taken as a pressure on the projected area of the conductor. So d plus 2t into 1 meter square, that is the overall area of the, यानी जिस एरिया के लिए ये विंड अप्लाई हो रही है इसका एरिया है ये. सो देयरफॉर वेट ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू द विंड प्रेशर इज व्हाट, p इंटू डी प्लस 2t. ठीक है, यानी d प्लस 2t के ऊपर हमारा क्या होगा, इस लेंथ के ऊपर आपका विंड प्रेशर अप्लाई हो रहा है p, वेयर p इज द विंड प्रेशर इन किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. So equation number 12 representing the weight of the conductor due because of the wind pressure. So now the resultant of the weight will be what? So we require to evaluate the mean of this is one, यानी तीनों weight का हम mean ले लेंगे median. So that is Wr is equal to Wc plus Wi का whole square plus Ww square. So by equation number 13 we can easily evaluate the overall weight of the conductor with the ice and the wind effect. Clear? So now on the basis of that we can calculate the overall
sag of the conductor. So, the angle through which line which is deflected due to the horizontal wind pressure, यानी wind का एक ही effect नहीं है, due because of the wind pressure angular change is also happen. जिस angle पे wind apply हो रही, suppose this is a conductor and wind is pressure making the means applying the pressure on a particular point is here with the angle theta. So, what will be the angle of theta? That can be represented as cos inverse W c plus W I upon W r, and it will be sin inverse W W upon W r, which is represented by equation number 14. So, then sag is vertically plane. सैग क्या होगा हमारा वर्टिकली प्लेन होगा, डिफ्लेक्शन इन द इंक्लाइंड प्लेन विद द कॉस थीटा. तो सैग जो होगा हमारा वर्टिकल प्लेन में वो किस तरह से कैलकुलेट होगा? सो दैट विल बी ओमेगा डब्ल्यू आर रिजल्टेंट वेट ऑफ द कंडक्टर एल स्क्वायर, दैट एल इज द हाफ ऑफ द स्पैन, देन 2 अपॉन टी कॉस थीटा, दैट इज द इक्वेशन नंबर 15. सो देन सैग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज इक्वल टू, एक हमारा सैग जो होगा यानी इस पॉइंट पे जो सैग होगा, एक हमारा वर्टिकल प्लेन में कितना होगा और दूसरा हॉरिजॉन्टली कितना ये शिफ्ट होगा ड्यू बिकॉज ऑफ दिस एंगल. दो डायरेक्शन में आपका सैग चेंज होगा. सो इन वर्टिकल प्लेन द वैल्यू विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 14. हम इक्वेशन नंबर 15 सॉरी से इवेलुएट कर सकते हैं. एंड सैग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर हम इसको पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सो सपोज दिस इज अ टावर एंड योर कंडक्टर इज प्लेस्ड हियर. सो ड्यू बिकॉज ऑफ द विंड प्रेशर, वन थिंग इज योर कंडक्टर विल बी vertically placed. Second, may be possible in it will be horizontally, it will be shift anywhere like so. The sag point will be affected in both the direction, vertically and horizontally. So, equation number 15 and 16 both are used to use for this particular purpose. So, now by these two equation we can easily get the overall sag of the conductor with the wind and ice effect. So, friends, it is remember that कि जब भी हम ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर को या ट्रांसमिशन लाइन को किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हम इंस्टॉल करते हैं, सो उसके लिए उसके पहले हमको वहाँ का वेदर सिचुएशन या वहाँ के क्लाइमेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. We should having the each and every information related to the climatical situation, because if you have a data related to wind key in most of the time which in which direction the wind is flowing, what will be the speed of that wind, and according to that wind speed how much pressure will be created on a conductor point. Second, आपका जो केस बनता है ice, if that is a hilly area and that cold area, not hilly, if it is especially it is a cold area. So, in cold region may be sometimes the snowfalls will be happen. तो उसकी वजह से जो आइस डिपॉजिट हो रही है उसका वेट कैलकुलेट करना और उसके अकॉर्डिंग सैग एंड टेंशन इवेलुएट करना, दैट विल बी मैंडेटरी. तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि इट इज़ मैंडेटरी टू नो दैट कि व्हाट विल बी द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ आइस लोडिंग एंड द विंड प्रेशर ऑन एनी ट्रांसमिशन लाइन और द ट्रांसमिशन सिस्टम in case of sag and its tension calculation. Now, so now the next point is what the disadvantages of the loose span. The second major factor is what, if you are making a transmission like in a such a way that the span, the overall conductor length in between the towers, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि कंडक्टर का जो स्पैन होगा ये लूज़ नहीं होना चाहिए. इफ़ इट इज़ लूज एंड वन, अगर ये कांटेक्ट पे लूज़ होगा और हमारा जो कंडक्टर है ये फ्री होगा मूव करने के लिए अकॉर्डिंग टू विंड प्रेशर, तो व्हाट विल बी द एडवर्स इफेक्ट ऑन द इंटायर ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेशन, वो हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं या स्टडी करें. सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ द लूज स्पैन इज व्हाट. फर्स्ट, when the span is loose, that is the length of the conductor required for a given length of line is more and the sag is more too.
अगर हम बहुत लूज़ कंडक्टर यूज़ करेंगे तो जो इनके बीच का स्पैन होगा, कंडक्टर स्पैन, वो भी ज़्यादा होगा, तो हमें ज़्यादा कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। एंड द सेकेंड इज़ योर सैग विल ऑल्सो इंक्रीज, आपका जो सैग है वो भी ज़्यादा होगा। सो लूज मीन्स सपोर्टिव सिस्टम में लूज प्लेसमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। नाउ इफ द सैग इज मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम, then there is a possibility that the conductor might clash during the windy days and hence the produce the short circuit. Suppose if you if you place the conductor in a loosey manner, बहुत लूज कंडीशन में आपने कंडक्टर को दो टावर के बीच में प्लेस कर दिया है, सो क्या होगा कि ड्यूरिंग द विंडी पीरियड, या कह लीजिए बहुत हाई वेलोसिटी की जिस समय विंड फ्लो करेगी, ड्यू बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, आपका कंडक्टर उसके विंड के प्रेशर के साथ क्या होगा, उसका न केवल मीन्स वर्टिकल सैग तो वेट की वजह से हॉरिजेंटल सैग इंक्रीज करेगा, एंड ड्यू बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन मे बी पॉसिबल कि शॉर्ट सर्किटिंग की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. सो ऑलवेज द प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स आर अवॉइडिंग द सिचुएशन ऑफ द loose placement of a conductor in between the tower. Now conductor of a loose span swing irregularly and vibrate and hence the subject to the strain at the point of their fixing. हमारा जो कंडक्टर है अगर लूज होगा इन बिटवीन द टू टावर्स और द टू पोल, तो उसकी वजह से हर समय उसमें एक वाइब्रेशन होता रहेगा, विच है क्योंकि विंड प्रेशर या फिर किसी वजह से आपका वो इरेगुलरली उसमें वाइब्रेशन होता रहेगा, एंड डू बिकॉज ऑफ द दैट वाइब्रेशंस लूज कॉन्टैक्ट लूज प्लेसमेंट की वजह से जो वाइब्रेशंस होंगे, वो वाइब्रेशन आपके जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन यानी जो हमारा टावर का क्रॉस आर्म है, ठीक है, सपोज दिस इज अ क्रॉस आर्म, तो इस और ये हमारा कंडक्टर आ रहा है, सो इफ द कंडक्टर इज अ लूजन वन, सो अ वाइब्रेशन ये कंडक्टर हर समय वाइब्रेट करेगा एंड दैट वाइब्रेशन विल अफेक्ट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ क्रॉस आर्म से हमारा कंडक्टर जुड़ा हुआ है, एंड व्हाट हैपन ड्यू बिकॉज ऑफ मे बी it will apply a strain on the entire cross arm and the tower, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके टावर के डिफॉर्म होने का या फिर आपके सिस्टम के कोलैप्स होने का चांसेस होगा. नाउ टू अलाउ द मिनिमम क्लियरेंस फॉर द लाइव कंडक्टर, और साथ साथ क्या है इसके बीच में लाइव कंडक्टर के बीच में जो मिनिमम क्लियरेंस अलाउड है वो भी अफेक्टेड होगा. सो यू रिक्वायर टू मेंटेन अ प्रॉपर सैग एंड टेंशन इन बिटवीन द टू टावर्स, ठीक है. और ये जो सैग और टेंशन है इसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि अगर आपका ड्यू बिकॉज ऑफ लूज प्लेसमेंट को होता है अगर टावर के बीच में, सो यू विल फेस द दीज काइंड ऑफ एडवर्स इफेक्ट. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज योर सेफ्टी फैक्टर. सो इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू द वर्किंग स्ट्रेस, यानी सेफ्टी फैक्टर किसी भी सिस्टम का एक सेफ्टी फैक्टर होता है कि वो किस लेवल तक के वर्स्ट सिचुएशंस को बियर कर सकता है, या कह लीजिए कि अप टू अ सर्टेन लिमिट तक जहाँ तक आप उसको सेफली ऑपरेट कर सकते हैं. सो दैट थिंग इज़ नोन एज अ सेफ्टी फैक्टर. सो इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी पूरे स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेंथ है और उस पर जो आप वर्किंग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं ड्यू बिकॉज ऑफ आइस, विंड एंड द वेट ऑफ द कंडक्टर, उसको हम लेकर के इवेलुएट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज योर स्टीयरिंग चार्ट. स्टीयरिंग चार्ट इज व्हाट? इट इज़ अ वन काइंड ऑफ अ चार्ट विच इज़ मोस्टली यूज्ड बाय योर practicing engineer in the power industry, means especially power transmission industry, and it is a kind of a chart, or you can say it is a kind of a predefined chart for the transmission line structure. The use of this predefined chart is what? कि normally during the erection, if you are going to evaluate the sag and tension in between the two towers, every two towers, so what will be, it will be take a much more time and it will be again a complex task for a long distance transmission line. So the practicing engineers are mostly using this type of chart which is known as steering chart, which is given for a conductor. So on the basis of the this chart, any practicing engineer easily understand कि if they increase the sag ऑन एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का प्लेसमेंट के टाइम पे अगर वो सैग को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं,
So, how the tension on the tower will be changing with respect to the temperature also, क्योंकि जिस समय एरेक्शन का वर्क हो रहा होगा दैट हैविंग जो टेम्परेचर वेरिएशन होगा वो एक सर्टेन वैल्यू पे होगा, बट जो ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉलेशन दैट इज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड. तो प्रॉब्लम इज व्हाट कि सैग इज नॉट ओनली डिपेंडिंग अपॉन द स्पैन एंड द वेट और द स्ट्रक्चर ऑफ द कंडक्टर, it is also depending upon the one thing that is your temperature. So, how it can understand ki if suppose a practicing engineer pick or choose a particular value of the sag for the entire conductor in between the two towers, then how the sag will be changed with respect to the temperature, यानी temperature के साथ जो है उसका कैसे वेरिएशन होगा. तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर जो हैं वो एक हर टाइप के कंडक्टर के लिए स्पेसिफिक स्टीयरिंग चार्ट प्रोवाइड करते हैं. सो दीज स्टीयरिंग चार्ट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सपोज कि मीन्स यू कैन सी हियर फ्रॉम द फिगर कि इफ़ यू इंक्रीज द मीन्स डिक्रीज द tension or here in this axis there is a tension and here this side we have placed the sag. So, as from the relationship between the sag and tension we have observed that it is a inversely proportional. If you increase the sag the tension will release on the conductor, and if you decrease the sag then the tension into the conductor will increases. So, according to that at the different temperature, suppose if you want to know that what will be the value of a sag, suppose at the 10 degree if you have chosen a sag value is at the point this. Now, what will be the tension applied on the conductor tower at the temperature 10 degree, similarly at the 30 degree. So, if you draw a vertical line on a particular temperature, so you will get the both value, the sag and the tension value. So, according to that at the time of erection what will be the temperature, सपोज किसी एरिया का टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री के बीच में 35 डिग्री सेल्सियस था एट दैट टाइम व्हेन द इरेक्शन प्रोसेस वाज कंडक्टेड. सो एट दैट टाइम दे आर यूजुअली टेकिंग द वैल्यू this one. So, this point and this point, these 2 points they have taken or adopted as a tension and the sag. So, if they apply the sag at this particular point, they can easily know that what will be the tension into the conductor at that time when the temperature is 35 degree Celsius. So, in future during the cold weather situation the temperature will decreases. So, at the 0 degree Celsius what will be the sag and tension. Similarly, at the in the summer season if the temperature is around 50 degree Celsius or the Middle East or Gulf में temperature 50 डिग्री से भी ऊपर होता है. सो अगर वहाँ के लिए सेम कंडक्टर यूज़ होगा तो व्हाट विल बी द सैग एंड टेंशन इनटू द कंडक्टर. तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत ही यूज़फुल मेथड है या आप एक बहुत इजी वे में प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स को अपने सैग और टेंशन को इवेलुएट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है. नाउ स्टीयरिंग चार्ट से हम डायरेक्टली इवेलुएट कैसे कर सकते हैं. सो लेट W1 बी द लोड पर यूनिट लेंथ, F1 बी द स्ट्रेस एंड S1 बी द कंडक्टर length in the half span and D1 is the sag, and if the T1 be the temperature at the maximum load condition with the ice, wind and the low temperature usually minus 5.5 degrees Celsius. Similarly, the situations are changed for the W2, F2, S2, D2 and T2 will be the value under the some any other steering condition. तो अगर हम किसी भी पॉइंट को ले रहे हैं स्ट्रिंग कंडीशन तो हाउ वी कैन रिलेट इट. सो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन एंड ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो ये दो पॉइंट्स के बेसिस पे हम इजिली निकाल सकते हैं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू. सो टी इज इक्वल टू एच एज वी नो फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2t, डी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2t and S is equal to L plus W square L cube upon 6t square. So, these equation we have already derived previously, and so here F is what? F we have to retain here as a stress. So, stress, total stress will be what? T upon A crossing. So,
S1 is equal to L plus W1 square L cube upon 6 F1 square A1 square, we have already derived in the previous lecture. So, the effect of increase of temperature is T1 to T2. तो हम अगर T1 से T2 शिफ्ट करेंगे, सो द इंटायर थिंग इज F1 टू F2 डिवाइडेड बाई इंटू S1 और F1 माइनस F2 डिवाइड बाई E इंटू L, ये हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, सो न्यू लेंथ S2 विल बी S1 plus, now add this previous equation from equation number 2 to here. So, by this you will get S2 is equal to L plus W2 square L cube upon 6 F2 square A square. So, equation number 4 you will obtain by this. Now, by substituting the value of S1 and S2 from equation number 2 and 4, the previously 2 and 4 in equation number 3. So, if you put it here and solve it, you will get equation number 5. So, try to solve it by own, means by putting the both the equation in equation number 3. So, finally, you will get the relationship for on the basis of equation number 5. So, this equation is a cubic equation and can be solved graphically or analytically, or knowing to value of F2 and D2 can be determined by this. So, by the analytical method or by the graphical method, you can calculate the value of F2 and D2. So, generally D2 is equal to D2 L square upon 2 T2 is equal to, तो हम लिख सकते हैं W2 L square upon 2 F2 A. इस T2 को हम लिख सकते हैं F2 A के टर्म में, इक्वेशन नंबर 6 के फॉर्म में. सो ये जो हमारा इक्वेशन D2 था, ये है हमारा change into the sag. So, the previous sag is D1. Now, due because of the change into the temperature, the sag will be shifted here. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इक्वेशन में केवल आपका जो चेंज है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ F2. सो F2 will be evaluated by the help of analytical or graphical method. Now, next is the effect of prevention of vibration and damper. So, the overhead transmission lines are facing the some vibrations into the system due because of the sag into the transmission line. So, these vibrations are basically two type, alloline and galloping vibration. Alloline vibration is what? Alloline vibration is known as the resonant vibration, and these vibrations are high frequency vibrations. सो जनरली फ्रेंड्स, जब हम किसी वायर को दो सपोर्ट के बीच में रखते हैं तो ऑब्वियसली विंड प्रेशर की वजह से या आइस की वजह से या ड्यू बिकॉज ऑफ द लाइन चार्जिंग एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है हमारे कंडक्टर में. इसी वाइब्रेशन को हम एलोलिन वाइब्रेशन बोलते हैं. ठीक है, तो जनरली 1 to 10 मीटर की जो लेंथ होगी, इसके टेंशन के बीच इस पे आपका ये स्ट्रेस और टेंशन चेंज होगा. सो दो तरह के वाइब्रेशन हम देखते हैं, एक एयोलाइन है और दूसरा हमारा गैलोपिंग वाइब्रेशन है, जिसको हम डांसिंग वाइब्रेशन भी कहते हैं. ये लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे सिस्टम के ऊपर इन वाइब्रेशन का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है. ठीक है, और इसी इन वाइब्रेशन को हमें मीन्स रिड्यूस करना मैंडेटरी है, अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारे पॉइंट ऑफ कनेक्शन पे अनड्यू स्ट्रेस अप्लाई होगा. सो फॉर रिड्यूसिंग दिस वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ अ शॉक डैम्पर ऑन अ ट्रांसमिशन सिस्टम. आपने ट्रांसमिशन टावर के कॉर्नर्स पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज अ शॉक डैम्पर. They are basically absorbing the vibration from the transmission line. So, after discussing these vibrations and use of the damper, these are the some reference books which is prescribed for your course structure, and you can go with these books for the more details. Thank you.